नमस्कार दोस्तों, हम लोग इससे पहले जो चैप्टर कर चुके थे उसकी थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम लोग करते हैं उसके एमसीक्यूज़ के बारे में। सबसे पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। तो वो किसने बता दिया था? वो थे आपके डी मतलब ब्रह्मगुप्त ने। थोड़ा सा देखते हैं कि देखिए जो ब्रह्मगुप्त थे वो गुप्तोत्तरकालीन गणितीय एवं खगोलिक थे। उन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत की रचना की थी तथा सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? कहा गया है कि भाई दूसरे नंबर प्रश्न में कि जो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत वो किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत दिया था आपके सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है। अब देखते हैं क्या था इसमें कि देखिए गुरुत्वाकर्षण जो पदार्थ के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने अपने मौलिक खोजों के आधार पर बताया था कि पृथ्वी केवल पृथ्वी ही नहीं है, अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि भाई न्यूटन के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? न्यूटन जी ने किया। किसके? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन। मैंने गलती में बोल दिया था, न्यूटन के सार्वभौमिक निकायों का प्रतिपादन। ठीक है ना। इसका देखिए जो प्रश्न का उत्तर है वो ए है। न्यूटन के बारे में आप जानते ही हैं, तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था और इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले का आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ F बराबर होता है बल, m1 बराबर होते हैं पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 बराबर होता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान और r होता है दोनों पिंड की दूरी और g होता है उसका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। देखिए कहा गया है कि भाई अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनमें गुरुत्व नहीं होता है। बात सही है। आपने कई वीडियोज़ ऐसी देखी होंगी, कल्पना चावला जी की देखी होगी, जो वो अंतरिक्ष में क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। तो वहाँ पे क्या है? ग्रेविटी नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे आंतरिक अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्तित्व घनत्व कम होने से जो अस्थियां हैं वो क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 5 आता है। कहा गया कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में यदि एक सेब को छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा? वो सेब भी अंतरिक्ष यान के साथ उतनी ही गति में क्या होगा? चक्कर लगाएगा। ये बात लोगों को लगता है कि पृथ्वी की ओर गिरेगा। कैसे गिर जाएगा जब अंतरिक्ष में ग्रेविटेशन तो है ही नहीं, कोई एक विशेष फोर्स के थ्रू उसको पृथ्वी में लाया जाएगा। ठीक है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा। अब प्रश्न नंबर आते हैं 6 नंबर प्रश्न में देखिए कहा गया कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरती? हालांकि ये जो कहा गया है गिरती नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक वो गिर जाएगी। ठीक है। क्यों नहीं गिरती? इसका रीज़न क्या है? पहला ऑप्शन इसमें है कि वह शीर्ष भाग में पतली है, मतलब ऊपर है, टैपर है उसमें। दूसरे में वो बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। तीसरा है उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है वो निम्नतम स्थिति में रहता है। और चौथा है वो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 7 की तरफ। 7 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ वस्तु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु जब तक स्थिर रहती है तब तक वो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा और उसके तल से गुजर जाती है। अभी तक पीसा की जो मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए जो झुकी हुई पीसा की मीनार है वो गिर भी नहीं रही है। लेकिन ऐसा माना जाता है
कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है वो मीनार के बाहर के से जब गुजरेगी तब तक वह गिर जाएगी। और ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स ने कहा है कि 2030 से 2050 के बीच में मीनार पूरी तरीके से ढह जाएगी। ठीक है, और मैं आपको एक बताऊं इंटरेस्टिंग बात, जो पीसा की मीनार है वो जानबूझ के झुकी हुई नहीं बनाई गई थी, वो बाद में झुक गई, उसके जो पिलर्स थे वो झुक गए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो गिरी नहीं और वो वापस से आज भी उसी जो टिड फॉर्म है उसी में है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा, वो कैसा होगा? आप जितना है उसका चौथा होगा, जितना भी अभी उसका 1/4 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें देखते हैं कि माना, देखिए यह पूरा एक्सप्लेनेशन है कि माना कि वर्तमान में जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का जो लॉ कहता है वो क्या कहता है? वो कहता है F = G(m)s/m(e)/r²। अब एक इन्होंने इसको एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, इसके बाद एक और इक्वेशन बना है। उस इक्वेशन में पहले इक्वेशन का दूसरे इक्वेशन में क्या किया? डिवाइडेशन किया। पहले इक्वेशन को डिवाइड किया दूसरे इक्वेशन से और एक उसका रिज़ल्ट आया। जो रिज़ल्ट है वो क्या फाइनली आया? वो आया रिज़ल्ट आपका कि F2/F1 क्या आया? F2/F1 = 1/4। यही रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आया। प्रश्न नंबर आते हैं 8 की तरफ। जब भी कोई वस्तु है ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कैसा होता है? वो होता है भार इसका अपरिवर्तित होता है। बी, जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर से गिराई जाती है उसका भार अपरिवर्तित होता है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन है कि आदर्श जो परिस्थितियों में, आदर्श परिस्थितियाँ मतलब क्या होती हैं? एक विशेष प्रकार की परिस्थिति। तो आदर्श परिस्थितियों में जो वायु प्रतिरोधों को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। इस बात को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर आते हैं 9 की तरफ देखते हैं। जो लकड़ी है, लोहा है वह मोम के समान आकार के कह रहे हैं कि 3 हमने ले लिए, एक लकड़ी, एक लोहा और एक मोम के समान आकार के ले लिए हमने टुकड़े। उनको ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। ये पृथ्वी है, बहुत हाइट से किसी बिल्डिंग से आपने पृथ्वी की ओर गिराया। ये 3 लकड़ी के हैं, मोम के हैं और लोहे के हैं। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा पहले आएगा? तो सभी एक साथ पहुँचेंगे। पहली बात तो ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों में यार कि ऊपर से भेज रहे हैं, मोम का भेजा तो आदमी को लगता है लोहा भारी वो पहले आएगा। ना भैया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा डी। अब क्यों नहीं होगा इसको जरा समझ लो। एक आदर्श परिस्थिति है। आदर्श परिस्थिति का मतलब समझ रहे हो? आदर्श परिस्थिति का मतलब ही है कि वो एक निर्वात में गिराई जा रही है, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, सबके लिए समान प्रेशर है। अब मान लीजिए हवा में गिराएंगे, खुले आसमान में गिराएंगे, तब तो लोहा ही सबसे पहले आएगा। तो क्योंकि वो आदर्श परिस्थिति नहीं बन रही है। ठीक है ना। वायु, अब इसको देख लेते हैं। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने वाले लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण काम करता ही है, लेकिन वो समान आदर्श है, इसलिए सभी बराबर पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर आते हैं बहुत तेज़ी के साथ 10 नंबर पे। कहा गया कि भैया हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या होता है हवा में? तो ये होता है आपका लकड़ी की जो गेंद है वो क्या होगी, वो बाद में गिरेगी। ठीक है, देखिए हवा में अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार को गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। इस बात को समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर आते हैं 11। देखिए 2 गेंदें ए और बी, ठीक, जो कि 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, एक 10 की है, एक 1 की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई पर एक साथ गिराया जाता है। अब बताइए
कौन सा पहला आएगा। अब आपके मन में क्या आंसर आएगा मुझे पता है। आपके मन में आएगा कि भैया 10 किलोग्राम की एक गेंद है और एक 1 किलोग्राम की गेंद है, उसको 20 मीटर की ऊंचाई से गिरा, तो भैया सबसे पहले 10 किलोग्राम वाली आएगी ना, 10 केजी वाली आएगी ना। तो मैं बताऊं दोनों आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये इन्होंने लिखा ज़रूर है, हालांकि इन्होंने खुद वो डाल लिया है। इसमें सीधी सी बात है कि इसमें एक विशेष परिस्थिति होगी जिसकी वजह से आप आएगी। अगर वो विशेष परिस्थिति नहीं है और नॉर्मल परिस्थितियाँ हैं तो उसमें तो फिर 10 केजी वाली पहले आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो आपका हो जाएगा इस समय सी, क्योंकि उन्होंने दी आदर्श परिस्थिति में आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आए ना, आप बिना हिचकिचाहट के आदर्श परिस्थिति ही मानेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि मान लीजिए इसमें पूरा कैलकुलेशन करके बताया है कि ए और बी भूमि पर एक साथ पहुंचेंगे, ऐसा संभव है। क्यों है? क्योंकि गेंदों की जो ऊंचाई वो 20 मीटर है, एच बराबर 20 मीटर है, यू बराबर 0 है, और इन्होंने पूरा फॉर्मूला लिखा है √v बराबर √2gh। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। और इसका जो सही आंसर उन्होंने कहा है कि दोनों एक साथ ही गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 12। देखिए लिखा है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। यहाँ पे अगर 6 है तो वहाँ पर उसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर वो 6 है तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कारण ये है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये कारण है, बिल्कुल सही बात है, ये तो कारण है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी के तरीके गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये बात सच है, लेकिन वहाँ पर पृथ्वी से कम गुरुत्वाकर्षण है। अब कह रहे गुरुत्वाकर्षण कम है इसलिए कि चंद्रमा के लिए रहता है, तो इसीलिए जो कथन है वो सही है और कारण जो आपका वो गलत है। देखिए जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, नेचुरल उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी पर g के मान का 1/6वां भाग है। इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होता है। इस प्रकार जो कथन है वो सही है, जबकि कारण क्या है? सही नहीं है। किसी पिंड का जो भार है, समझिएगा, किसी पिंड का जो भार है वो क्या होगा? वो ध्रुवों पर अधिक होता है। मैंने आपको बताया था, मैंने अभी बताया था कि, हालांकि अभी नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। ये होता है नॉर्थ पोल, ठीक, ये होता है आपका साउथ पोल। अब यहाँ पे समझिएगा, पी लिख रहा हूँ मैं, ये होता है आपका, यहाँ से जब आते हैं तो ये होता है 66 डिग्री, ये 66 डिग्री, 66.5, 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, ठीक है। इसके ऊपर आता है तुम्हारे आपका आता है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये आती है 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ये है 0 डिग्री पे। इसके ऊपर फिर से आएगा आपका 23 डिग्री। अब 23 डिग्री आएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा निकलती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, ऊपर आएगा तो ये अभी नीचे वाला क्या था? अंटार्कटिक था, वो आर्कटिक है, तो वो आपका रहेगा आर्कटिक, जो कि 66.5 डिग्री पे है, 66.5, मतलब जिसको 66.5 बोल सकते हैं। तो यहीं इसने बोला पिंड का भार कहाँ होगा? तो ध्रुव पे होगा, चाहे नॉर्थ पोल पे हो चाहे साउथ पोल पे हो, ठीक है ना। तो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुव पर सबसे अधिक होने के कारण पृथ्वी का जो मान है, पृथ्वी का जो भार है, जो कि द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। इस बात को थोड़ा समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। मानव शरीर का भार क्या होता है? देखिए भार, मानव शरीर का जो भार होता है वो कहाँ पर जाता है? वो देखिए ध्रुवों पर अधिक है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पे जब जितनी दूर जाएंगे उतनी ग्रेविटेशन क्या होगी? ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्व करेगी। एक पिंड का भार, अधिकतम भार कब होगा, कहाँ पर होगा? ये आपको पता ही है, हाइड्रोजन में होगा। ऑप्शन नंबर सी आई होप बिल्कुल सही होगा। देखिए कोई भी पिंड है जिसका जो द्रव्यमान है सदैव क्या होता है? द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, आपको पता ही है। जी हमेशा नियत रहता है, भार घट सकता है, क्योंकि भार में क्या होता है? जी भी ऐड हो जाता है। द्रव्यमान में सिर्फ एम होता है, ठीक है ना।
और उसका जो भाग है उससे भार दो चीज़ों पर निर्भर होता है, एक है गुरुत्व बल और दूसरा है पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बोलते हैं, ठीक है ना। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन है जो कि सबसे हल्का है और विरल माध्यम में भी है, अतः उसके द्वारा लगाए गए उत्क्षेप बल सबसे कम होगा और वह पिंड का भार हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। कहा गया है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय क्या है, टी में विस्थापन, डी का विवरण किस में सही प्रदर्शित है। तो देखो भैया किस में सही प्रदर्शित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो विरामावस्था शून्य से, देखेंगे विरामावस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंडों के लिए S बराबर 1 GT²/2 समीकरण उत्पन्न है जो कि परवलयाकार का समीकरण है, अतः विकल्प ए इसका बिल्कुल सही होगा। आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे क्या है कि भैया एक चिकना है, अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक तरीके से न्यूमेरिकल ही है। एक चिकना आनत तल है जो कि क्षैतिज के साथ थीटा पर एंगल बनाता है, आनत का मतलब थीटा पर एंगल बनाता है, जैसा कि दिए गए आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय बताना है। तो देखिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। सही आंसर इसका हो जाएगा √2h/g, रूट के अंदर 2h/g इंटू साइन थीटा। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। और जहाँ h का हाइट है, g ग्रेविटेशन है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इससे बनाया हुआ एंगल, बस इतना याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, हालांकि ये पूरा इसका प्रूविंग दी गई है इन्होंने, तो आपको प्रूविंग से मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18, ये आपके रेलवे ग्रुप डी में भी आएगा, हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए, बस आप न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। देखो एक जो कहा गया कि एक ऊंची इमारत में 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ में गिराई जाती है, क्या गिराई जाती है, गेंद। अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका ए। ये बात ध्यान रखिए, जहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो है ए, जहाँ मीटर पर सेकंड है वो है आपकी यू और वी। ये आपको देखना पड़ेगा कि प्रारंभिक वेग है कि अंतिम वेग है। त्वरण के साथ गिराई जाती है टी सेकंड बाद, ये हो गया आपका टी, ठीक है। तो उसका वेग आपको बताना है, वेलोसिटी बतानी है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला बनेगा v बराबर u प्लस ए टी। ये तो बहुत ही सिंपल है, u यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है ना। जो ये टीवा सेकंड है यहाँ पर देखिए, और g की वैल्यू इन्होंने हालांकि a की वैल्यू 9.8 दी है। अब सीधे 98 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो 9 तिक 27 270 और 8 तिक 24 270 और 24 आकर आप ऐसे जोड़ देंगे तो आएगा 94। अब क्योंकि ये 1 पॉइंट के बाद है तो मल्टीप्लाई में दूसरे पॉइंट के बाद माफ़ कीजिएगा 29.4, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये गुणा हो रहा है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, डबल डिजिट बार लगता है, लेकिन गुणा होता है तो वो सिंगल डिजिट पे ही लगती हैं चीज़ें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसके और भी न्यूमेरिकल्स आ। देखिए न्यूमेरिकल बहुत अच्छी चीज़ है, न्यूमेरिकल से आपका दिमाग खुलता है, चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग हो। रीजनिंग क्यों लगाई जाती है, ताकि आपका दिमाग खुले, आप लंबा सोच पाएँ, बहुत दूर तक सोच पाएँ। अब देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या को 1% कम कर दिया जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, मान लीजिए m द्रव्यमान है, इस बात को समझिएगा, और इसकी रेडियस 1% कम हो जाए। रेडियस थी अभी इसकी 100, ठीक है, कोई भी चीज़ 100 होती है, अब उसकी 1% कम हो गई, मतलब हो गई 99। अब 99 अगर % हो गई है तो पृथ्वी के तल पे g की वैल्यू का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये देखिए 2% कम हो जाएगी। कैसे, पूरी इन्होंने एक डेरिवेशन दी है, पूरा सॉल्व करके दिया है। पॉज कर लीजिए वीडियो को, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। और जहाँ तक कोई इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रख लीजिए और साथ में उसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका 980 से
980 से क्या बड़ा, ठीक है, 980 से बड़ा होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगा। प्रश्न नंबर आते हैं 21। एक वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर पृथ्वी का द्रव्यमान 100 kg है, ठीक है। जी की वैल्यू देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आपको जी की वैल्यू दी जाए तब तो आप 10 लेंगे, यदि नहीं दी जाए तो भैया अपने मन से आपको हीरो नहीं बनना है, हमेशा क्या लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित जो त्वरण है वो GE/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा तो वो होगा 100 kg, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर, कोई वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली बात, वह स्थिर रहता है। आगे देखेंगे तो देखिए भार, अब यहाँ पे द्रव्यमान होता है का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 22 है कि भारहीनता होती है। भारहीनता क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य की जो स्थिति होती है वही भारहीनता कहलाती है। ऑप्शन नंबर है, ये याद भी कर लीजिएगा। भारहीनता वह अवस्था होती है जब पृथ्वी का द्रव्यमान, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, वो बल ऊपर की ओर ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। यह जानते हैं कि पिंड का जो भार है वो W बराबर mg होता है, जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण होता है। यदि ऊपर की तरफ प्रक्षेपित वस्तु का गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे तो W बराबर m g1 प्लस g2 इज इक्वल टू m g1 प्लस g2, और m की वैल्यू यहाँ 0 निकल आएगी तो हो गया आपका 0। प्रश्न नंबर आते हैं 23 की तरफ। इसमें आपको सिंपली मैच ही तो करना है, तो आइए देखते हैं, मैच करते हैं। देखिए इसको मैच करते हैं। रेडियम हो गया मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन हो गया अलेक्जेंडर, W डॉन्जेन और चेचक हो गया आपका एडवर्ड जेनर। तो 2 1 4 3, देखिए ये कहीं पे दिख रहा है आपको, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए पे ही दिखेगा, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखिए रेडियम तत्व की जो खोज है वो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 में की थी। पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, वह 1928 में की थी, माफ़ कीजिएगा। और एक्स किरणों की जो खोज जो थी वो 1895 में किसने की थी, विलियम्स एंड रोएंजेंट ने की थी। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस इतनी ही याद रख लीजिए। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज करी थी, ठीक है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, और इस तेज़ गति को हम अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या है, शून्य है, 0 है। देखिए हम पृथ्वी की जो घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी जो गति है वो क्या है, 0 है, शून्य है। 25 नंबर का प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक ही गायब हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बल यदि अचानक ही गायब हो जाए, अचानक लुप्त हो जाए, तो वस्तु का जो भार है वो 0 हो जाएगा, भार भी 0 हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, भार 0 हो जाएगा, मतलब वहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो W बराबर जो mg लगाते हो आप हर जगह, वो g 0 तो m भी 0, तो इसलिए द्रव्यमान क्या होगा, वही द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन भार टोटली 0 हो जाएगा। द्रव्यमान तो वही सेम रहेगा, द्रव्यमान थोड़ी ना कोई घटा पाएगा। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 26 में। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि भाई पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है इसको आप पॉज करके देख सकते हैं,
और मैं इसको बिल्कुल सिंपली तरीके से बहुत ही धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं कि एक भू उपग्रह है अपने अक्ष में निरंतर गति करता है या अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उत्पन्न उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ठीक है। तो बी इसका राइट बिल्कुल आंसर है। 28 नंबर का प्रश्न कहता है कि देखिए कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो किससे? डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट 12th का चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर और 10th में नहीं पढ़ा होगा आपने, 12th में ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। देखिए कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक कर लिए जाते हैं। यह ट्रैकिंग जो है वो ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव ही हो पाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कहा गया है कि अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है, अपने एक्सिस पे लगाता है। वह ऐसा निम्नलिखित में से किस वजह से कर पाता है? वो इसलिए कर पाता है क्योंकि वह केंद्राभिमुखी बल लगता है उस पर। अब केंद्राभिमुखी बल क्या होता है? उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्री बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता है। प्रश्न नंबर आते 30 नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहा है कि देखिए प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे गुरुत्वीय बल, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है? देखिए गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल बल होता है। ये चीज़ जो थॉट है, ये जो थ्योरी है इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसके ऑप्शंस की, ये गलत है, ठीक है ना। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे ही क्षीण होता है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में सबसे प्रबल है। इन जो मूलभूत है, ये जो दिए गए हैं आपको ऑप्शन, जैसे जो आपको दिया गया था गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत नाभिकीय बल और प्रबल बल, इन सबसे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है आपका नाभिकीय बल, और सबसे जो क्षीण होता है वो होता है गुरुत्वीय बल। प्रश्न नंबर आते हैं 31 की किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है, तब लगता है कि उसका भार बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये पूरा एक उन्होंने कैलकुलेशन दिया, इसको पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। अब लोलक की कालावधि के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, लोलक की कालावधि के बारे में, मतलब टाइम पीरियड क्या है। कालावधि मैंने गलती में बोल दिया था। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, यही इसका एक बिल्कुल जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। लोलक की जो काल है, जो टाइम पीरियड है, वो उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, और ये जानते हैं कि T = 2π√L/g होता है। बहुत सिंपल है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में आएगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए कहाँ पूछा गया, पहले तो ये समझ लीजिए। तो जो लोलक जो घड़ियाँ हैं वो गर्मियों में शुष्क हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई क्या है? बढ़ जाती है, इसलिए वो क्या है, लोलक घड़ियाँ शुष्क हो जाती हैं, ठीक है। T = 2π√L/g ये एकमात्र फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि लोलक के केस में बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छा, और इसी पे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 34 में। एक लड़की है जो झूले पे बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, बैठी स्थिति में। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल सच बात है, प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। या आप में से बहुत लोग होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे, बरगद के पेड़ में, पीपल के पेड़ में आपने खूब झूले डाले होंगे, और जब आप बैठते थे तो झूला बहुत तेज़ चलता था, और जब आप खड़े होते थे तो झूले की स्पीड कम हो जाती थी। यही सीधा लॉजिक है। अब क्यों लॉजिक है इसको भी समझ लेते हैं। क्यों से लिखा है कि लड़की झूले पे बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की जो लंबाई है, लोलक की जो प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, और फलतः उसका जो प्रदोलन आवर्तकाल वो कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई उसकी क्या, प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, तो वो भी कम हो जाएगा।
प्रश्न नंबर आते हैं 35 की तरफ। इसमें देखिए क्या है प्रश्न नंबर 35 में कि एक समान दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में आपके सामने 4 ऑप्शन आपको पढ़ना है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखिए मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा आपका 1 2 और 4, ठीक है ना। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। पहला, दूसरा और 4 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं इसका आंसर है। अब इसके जो सारे कारण हैं इनको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती हैं, वो है शीतकाल में। ठंडियों में बड़ी तेज़ी गति से चलती है पेंडुलम घड़ी। जो देखा हो ना, एक पेंडुलम होता है ऐसे, वो घूमता है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ तक जाता है फिर वैसे जाता है। तो ये क्या है, पेंडुलम घड़ी है ना, तो ये बहुत तीव्र गति से चल सकती है। पृथ्वी का पलायन वेग अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको तो बिना पढ़े आप लिख सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आपको अगर क्वेश्चन में ना दिए जाए, ऑप्शन दे दिए जाए, तो भी आप समझ जाएंगे पलायन वेग का संबंध है, ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 38 पे। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, क्योंकि फेंके जाने का जो लिए बोला गया कि ऊपर फेंकना, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही जाना चाहिए। इससे नीचे भी जाए, 11 किलोमीटर की रफ्तार से भी जाएगा तो भी वो वापस पृथ्वी पे आ जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं 39 में। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अब ये देखिए आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।